निश्चिंत बैच की अगली क्लास में हम आपका अभिनंदन करते हैं। 2018 का सेट चल रहा था, चलिए उसके आगे हम देखना शुरू करते हैं। लिखा हुआ है नॉट गेट के लिए लॉजिक प्रतीक सत्यता सारणी बूलियन व्यंजक दीजिए, परिपथ आरेख के साथ समझाइए कि यह गेट किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। नॉट गेट, नॉट गेट का लॉजिक प्रतीक बताना है। ये है हमारा लॉजिक प्रतीक। इस तरह से लॉजिक प्रतीक दिखाते हैं। नॉट गेट की खास बात क्या है? एक इनपुट एक आउटपुट। बूलियन व्यंजक इसका क्या बनाते हैं? बूलियन व्यंजक इसका बनाते हैं नेगेटेड ए इक्वल्स टू वाई। अर्थात अगर आप गेट को ऑन करेंगे तो आउटपुट ऑफ हो जाएगा, अगर गेट को ऑफ करेंगे तो आउटपुट ऑन हो जाएगा। मेन सिंबल ये है नॉट गेट में, इस सिंबल को आप कभी नहीं भूलेंगे। और इसकी सत्यता सारणी भी बहुत साधारण है, बस इस तरह से कुछ सत्यता सारणी बनेगी। ऑन है तो ऑफ है और ऑफ है तो ऑन है। बस ये हो गया नॉट गेट का बूलियन व्यंजक, ये हो गया परिपथ प्रतीक यानी लॉजिक प्रतीक, और ये हो गई सत्यता सारणी। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि नॉट गेट को इन्वर्टर गेट के भी नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रहना चाहिए। नॉट गेट इज नोन एज द इन्वर्टर गेट। आगे लिखा है परिपथ आरेख के साथ समझाइए कि यह गेट किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने आपको अभी तक गेट नहीं पढ़ाए हैं। अगला क्वेश्चन है क्रांतिक द्रव्यमान तथा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो सरल बात बताई जा सकती है, जैसे क्रांतिक द्रव्यमान और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्रांतिक द्रव्यमान तो केवल इतनी भी परिभाषा बताई जा सकती है कि विखंडनीय पदार्थ के क्रांतिक साइज का जो द्रव्यमान होता है उसे हम क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। विखंडनीय पदार्थ के क्रांतिक साइज का जो द्रव्यमान होता है उसे हम क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन ये क्रांतिक शब्द से ही हम अभी परिचित नहीं हैं, हमको क्रांतिक शब्द से ही परिचित होना है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, ये क्रिटिकल मॉस है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि मान लीजिए एक भारी नाभिक है और इस भारी नाभिक में ये एक भारी न्यूक्लियस है, भारी नाभिक है, और इस भारी नाभिक में आपने न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई है। और न्यूट्रॉनों की बमबारी कराने के बावजूद यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन बने हैं कुछ, मान लो टोटल n न्यूट्रॉन बने हैं या n न्यूट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं। ये न्यूट्रॉन आगे इसी हल्के नाभिक में फिर अटैक करेंगे तो फिर नाभिकीय विखंडन होगा, फिर अटैक करेंगे फिर नाभिकीय विखंडन होगा। तो मान लो कि ये न्यूट्रॉन किसी इस छोटे साइज के गोले पर अटैक करते हैं। ये छोटे साइज का गोला जो है n न्यूट्रॉनों में से a न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर लेता है और l न्यूट्रॉनों को उत्सर्जित करता है। ठीक है ना? तो ये जो n, l और a के बीच का रिलेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए n ग्रेटर देन होना चाहिए l प्लस a से, या यूँ कह सकते हो कि n माइनस a ग्रेटर देन होना चाहिए l से, या n माइनस a बटा l को बड़ा होना चाहिए 1 से। अगर हमें नाभिकीय विखंडन की घटना को कंसीक्वेंटली आगे जारी रखना है तो यदि यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस के द्वारा अवशोषित न्यूट्रॉनों की संख्या और इससे द्वारा निकलने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या के योग से ये कम है, अर्थात n कम है a प्लस l से, तो फिर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ऐसा बोला जा सकता है यहाँ भी n माइनस ए
बाई एल इज लेस देन 1, अगर ये घटना है तो नाभिकीय विखंडन की घटना रुक जाएगी। अगर n माइनस ए बटा यल ग्रेटर देन 1 है तो नाभिकीय विखंडन की घटना नहीं रुकेगी। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर ये जो उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की संख्या है ये आयतन के अनुक्रमानुपाती है, इसके द्वारा जो अवशोषित न्यूट्रॉनों की संख्या है वो भी आयतन के अनुक्रमानुपाती है, और इससे जो बाहर निकलने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या है वो सरफेस एरिया के अनुक्रमानुपाती होती है। तो बेटा इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि n प्रोपोर्शनल टू v मतलब n प्रोपोर्शनल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं n प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्योंकि बाकी तो सब कांस्टेंट होगा, तो n इक्वल टू k1 आर क्यूब। ऐसे ही ये भी वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, तो इसको भी लिख सकते हैं a बराबर k2 आर क्यूब, और ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है लाइक 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं L इक्वल टू k3 आर स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे k1 आर क्यूब माइनस k2 आर क्यूब बाई k3 आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे आर क्यूब कॉमन है, आर क्यूब कॉमन ले लीजिए। आर क्यूब कॉमन हमने ले लिया, अंदर बचा k1 माइनस k2 बाई k3 इंटू आर स्क्वायर ग्रेटर देन 1 कैंसिल हुआ, खाली r बचेगा। k1 माइनस k2 बटा k3 को अगर हम k मान लेते हैं तो ये आ जाएगा r इंटू के ग्रेटर देन 1, या k मस्ट बी ग्रेटर देन 1/r, या r मस्ट बी ग्रेटर देन 1/k। यानी अगर हम इस गोले की जो रेडियस है वो r मान ले, तो अगर इसको आगे विखंडन करना है तो इसका मान 1/k से बड़ा होना चाहिए। r मस्ट बी ग्रेटर देन 1/k। अगर r का मान 1/k से बड़ा नहीं है तो आगे नाभिकीय विखंडन की क्रिया अपने ही आप रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें लैब में मान लीजिए प्लूटोनियम 239 रखना है, कानपुर IIT में अगर हमें प्लूटोनियम 239 रखना है या 92 यूरेनियम 235 रखना है, तो इन पदार्थों को रखने के लिए इनमें स्वतः विखंडन ना होने पाए, इसके लिए इनका साइज जो है वो r लेस देन 1/k करके रखा जाता है, ताकि अपने आप विस्फोट ना होने पाए। यानी विस्फोट होने के लिए स्वतः नाभिकीय विखंडन स्पॉन्टेनियसली न्यूक्लियर फिजन होने के लिए, स्पॉन्टेनियसली न्यूक्लियर फिजन होने के लिए प्रॉपर साइज होना चाहिए। अगर प्रॉपर साइज नहीं है तो अपने आप नाभिकीय विखंडन की क्रिया नहीं हो पाएगी। उस प्रॉपर साइज की एक वैल्यू है कि ये जो गोला है, ये गोला यानी जिस पदार्थ में हमें न्यूट्रॉनों की अटैक करनी है उसकी जो रेडियस होनी चाहिए वो कम से कम बड़ी होनी चाहिए 1/k से। अगर ऐसा नहीं है, बड़ी नहीं है, तो फिर नाभिकीय विखंडन की क्रिया रुक जाएगी। तो इस साइज के गोले को हम कहेंगे क्रांतिक साइज, और क्रांतिक साइज पर उस वस्तु का जो भी द्रव्यमान होगा उस द्रव्यमान का नाम क्या होना चाहिए? क्रांतिक द्रव्यमान। उस द्रव्यमान का नाम क्या होना चाहिए बेटा? क्रांतिक द्रव्यमान। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि क्रांतिक द्रव्यमान क्या है, तो आप कह देंगे विखंडनी पदार्थ के क्रांतिक साइज के तुल्य द्रव्यमान को क्रांतिक द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब आगे कह रहा है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, वह श्रृंखला अभिक्रिया जिसमें न्यूट्रॉनों की गति को हम नियंत्रित कर लेते हैं, चाहे वो हम स्टॉप कर दें या हम न्यूट्रॉनों की गति को धीरे कर दें। न्यूट्रॉनों की गति को धीरे कैसे करेंगे? मंदक का उपयोग करके। भारी जल को मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। कैडमियम और बोरान की छड़ों को नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब करती हैं। तो इस तरह से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया वह श्रृंखला अभिक्रिया होती है जिसमें न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रित किया जा सकता है या स्वतः ही घटने वाली नाभिकीय विखंडन की क्रिया को रोका जा सकता है। ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। जैसे परमाणु भट्ठी। परमाणु भट्ठी किसका उदाहरण है? परमाणु भट्ठी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि जब तक मेरा मन करता है तब तक तो हम नाभिकीय फिजन कराते हैं, और जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाता है हम नाभिकीय फिजन कराना या न्यूक्लियर फिजन कराना बंद कर देते हैं। लेकिन
इसी जगह पर अगर हम परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम आपने देखा होगा कि परमाणु, आपने सुना भी होगा कि परमाणु बम अदम्य जो है रूप से लोगों की हानि करता है, नुकसान पहुंचाता है, जन धन को हर तरह से बहुत प्रकृति में तबाही मचाता है, क्योंकि वहाँ पर अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन की घटना होती रहती है, अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया स्टार्ट रहती है, बार बार नाभिकीय विखंडन होता रहता है, जिससे लगभग 10⁷ डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो कि एक्चुअली सूर्य की क्रोड का टेम्परेचर है, इतना हाई टेम्परेचर वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है और दूर दूर तक जनजीवन का नामो निशान नहीं रहता है। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया समझ में आई। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में अगर आपसे कोई पूछे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण बताइए तो आप कहेंगे नाभिकीय भट्ठी। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण बताइए तो आप बताएंगे परमाणु बम। बात समझ में आ गई। क्रांतिक साइज क्या होना चाहिए? क्रांतिक साइज के तुल्य जो द्रव्यमान होगा उसे क्रांतिक द्रव्यमान कहेंगे। ये आप कायदे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एनपीएन ट्रांजिस्टर की रचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए, यह पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में क्यों उपयोगी है? बहुत सरल है, ध्यान से देखिएगा। हम आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर सिखाते हैं, कैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर आप बनाएंगे। देखो, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, हमने आपको पहले भी पढ़ाया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर में दो एन टाइप अर्धचालक गुटकों के बीच में पी टाइप अर्धचालक गुटके की एक पतली सी तरास होती है, इस तरह से। एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, मैंने कहा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, इसके पहले जंक्शन को हम लो वोल्टेज की बैटरी से फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करते हैं और दूसरे जंक्शन को हाई वोल्टेज की बैटरी से हम रिवर्स बायस कनेक्ट करते हैं। दूसरे को हम हाई वोल्टेज की बैटरी से रिवर्स बायस कनेक्ट करते हैं, राइट, इस तरह से। ये अब इसको उत्सर्जक कहा जाता है, तो ये उत्सर्जक टर्मिनल है, ये आधार टर्मिनल है और ये संग्राहक टर्मिनल है। ये निगेटिव है, फॉरवर्ड कनेक्ट करना है तो इधर निगेटिव चाहिए। छोटे वोल्टेज की बैटरी है इसलिए हमने एक सेल जोड़ा है। इस बैटरी का नाम VBE रखा जा सकता है क्योंकि ये B में है, E में है, ठीक है ना। इसे अगर कहा जाए तो इसे हम कहेंगे उत्सर्जक। उत्सर्जक इसको बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको संग्राहक बोलते हैं। हम जानते हैं कि N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का सिंबल दिखा लीजिएगा इस तरह से। ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का सिंबल आप दिखा लीजिएगा। और आधार में कोटर रहते हैं तो कोटर्स का सिंबल दिखा लीजिएगा, इस तरह से बना लीजिएगा। और यहाँ फिर इलेक्ट्रॉनों का सिंबल आप बना लीजिएगा क्योंकि ये भी N क्षेत्र है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का सिंबल बना लीजिएगा। ठीक है, ये हम इलेक्ट्रॉनों का सिंबल बना लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पे देखिए, हमने कहा कि इसका जो आधार संग्राहक परिपथ है या इसका जो दूसरा परिपथ है, इसको हमें रिवर्स बायस जोड़ना है। रिवर्स बायस से मतलब क्या है? नेगेटिव को पॉजिटिव बैटरी के सिरे से जोड़ेंगे, यानी बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ेंगे, पॉजिटिव को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ेंगे। और हाई वोल्टेज की बैटरी होगी इसलिए थोड़ा 1-2 सेल इसमें जोड़ के आप बैटरी दिखाइएगा इस तरह से, प्लस माइनस। प्लस देखो निगेटिव को मिला है इसलिए ये रिवर्स बायस कहलाएगा। इसके जो टर्मिनल का नाम है वो VCB है, ठीक है। यहाँ प्लस से इधर करंट जाएगा और ये इधर आएगा और ये यहाँ पे ये प्लस से इधर जाएगा। इधर का जो करंट होता है वो IE कहलाता है, ये जो करंट होता है वो IB कहलाता है, ये जो करंट होता है वो IC कहलाता है। इसे हम उत्सर्जक धारा कहते हैं, इसे हम आधार धारा कहते हैं, इसे हम
संग्राहक धारा कहते हैं। उत्सर्जक धारा, आधार धारा और संग्राहक धारा में कुछ इस तरह का संबंध होता है, यह भी आप सबको आता है। अब थोड़ा सा समझिए, नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, लेकिन मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि इसकी क्रियाविधि आ सकती है, और 2018 के ही मॉडल पेपर में आपको क्रियाविधि मिल रही है। क्रियाविधि का मतलब क्या है? क्रियाविधि का मतलब ठीक वैसा ही जैसे आपने पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाह की क्रियाविधि पढ़ी है कि पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र में जाते हैं और एक कोटर और एक इलेक्ट्रॉन संयोग करता है तो कोटर की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऐसी बातें। तो वहाँ यहाँ पर भी वही क्रिया हमें समझानी है, उसे ही हम क्रियाविधि कहते हैं। क्रियाविधि की खास बात क्या है? पहले हम उत्सर्जक आधार में करंट फ्लो दिखाएंगे, फिर हम उत्सर्जक संग्राहक में करंट फ्लो दिखाएंगे। पहले हम उत्सर्जक आधार एक जंक्शन मानेंगे, फिर उत्सर्जक संग्राहक। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आधार संग्राहक क्यों नहीं सर कह रहे हैं? क्योंकि आधार ने दोनों में वर्क किया है, दोनों की तरफ वो है, तो वो मुख्य भूमिका में नहीं है। मुख्य भूमिका में किसका करंट है? IE का करंट है। तो हमें उत्सर्जक को बेस मानते हुए सबके करंट सेट करने पड़ेंगे। उत्सर्जक को बेस मानते हुए हमें सबके करंट सेट करने पड़ेंगे। अब आप देखिए ध्यान से, ये माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्लस है। इसका मतलब प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन्स तेजी से आकर्षित होने लगेंगे। होने लगेंगे कि नहीं? बोलिए भाई, होने लगेंगे। और ये कोटर है, कोटर को लगभग 98% इलेक्ट्रॉन पार करके संग्राहक में चले जाते हैं। यहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन 2% ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कहाँ रह जाते हैं? आधार में। आधार चूंकि पतला है तो ज़्यादातर पार करके चले जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2% ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पी क्षेत्र में ही रह जाते हैं। अब पी क्षेत्र में रहते हैं कौन? पी क्षेत्र में रहते हैं कोटर। इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव। तो कोटर और इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग कर लेते हैं, जिससे दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं तो एक कोटर की कमी हो जाती है और एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? जैसे ही ये घटना होती है वैसे ही इस बैटरी Be के धन सिरे पर यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्या ब्रेक हो जाता है? एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के फलस्वरूप एक कोटर बन जाता है। और क्या बन जाता है? एक इलेक्ट्रॉन। तो जो कोटर बनता है वो यहाँ चला जाता है, कोटर की कमी पूरी हो गई, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला आता है? इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे पर चला आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या बैटरी को डिस्चार्ज भी तो होना है। बैटरी लगातार काम कर रही है तो उसकी जो पॉजिटिविटी है वो निगेटिविटी में होगी कि नहीं होगी? बैटरी को डिस्चार्ज भी तो होना है। तो डिस्चार्ज कब होगी? जब प्लस के पास माइनस पहुंच के उसको खत्म करे। तो प्लस के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच करके उसे खत्म कर रहा है, और इसका जो कोटर है वो यहाँ चला गया है, तो इसकी कमी पूरी हो गई है। अब आइए इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी तुरंत इस बैटरी के ऋण सिरे से पूरी होगी, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ प्रवेश करेगा? उत्सर्जक में प्रवेश करेगा। इस तरह से यहाँ पर जो है हमने कहा कि NP जंक्शन या उत्सर्जक आधार परिपथ में हमने करंट को फ्लो कर दिया है। कैसे फ्लो कर दिया है? यहाँ से सभी इलेक्ट्रॉन चले, जो भी चले, वो 98% लगभग इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए, 2% इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे। यहाँ है कौन? कोटर। कोटर ने इलेक्ट्रॉन से संयोग कर लिया। जैसे ही संयोग कर लिया, कोटर और इलेक्ट्रॉन मिलकर के खत्म हो गए। कोटर भी खत्म हुआ, इलेक्ट्रॉन भी खत्म हुआ। कोटर की कमी पूरी होने के लिए इसके धन सिरे के समीप एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ बैटरी के धन सिरे पर आ गया। कोटर की कमी भी पूरा हो गई, बैटरी डिस्चार्ज भी हो गई। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी भी तो हुई है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी, बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके जो है आसानी से यहाँ चला जाता है, और इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की भी कमी पूरी हो जाती है। अब आइए 98% जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे थे उनका क्या हुआ? 98% जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे थे, जैसे ही यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन पहुँचा,
इस टर्मिनल पर आकर्षण के कारण वो तेजी से यहाँ चलाता है, यहाँ चलाता है, यहाँ, और आके बैटरी में प्रवेश कर जाता है। बैटरी के धन सिरे पर प्रवेश करेगा, बैटरी डिस्चार्ज होगी। देखो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, किसका नुकसान हुआ, जो यहाँ 98% पहुँचे थे, 98% किसके पहुँचे थे, 98% इस उत्सर्जक के पहुँचे थे। तो यानी इस इलेक्ट्रॉन की कमी वास्तव में इसकी कमी नहीं है बल्कि उत्सर्जक की कमी है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे पर यहां गया है वो किसका है, वो उत्सर्जक का है। तो वंस अगेन यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है फिर इसमें प्रवेश करता है। इस तरह से उत्सर्जक संग्राहक परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। आई थिंक ये भी आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, अगला सवाल है, हाँ आगे लिखा है, यह एनपीएन ट्रांजिस्टर की रचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। यह पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में क्यों उपयोगी है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन करते हैं। कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में, एनपीएन ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन करते हैं, जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक का कार्य कोटर करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता है वो कोटरों की गतिशीलता से ज़्यादा होती है, कोटरों की गतिशीलता से ज़्यादा होती है ना। म्यू इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन है म्यू कोटर, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की अपेक्षा ज़्यादातर बाजार में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में एक स्लिट के सामने 1.5 अपवर्तनांक की पारदर्शी पतली शीट रखने से n बराबर 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। पतली शीट रखने से केंद्रीय फ्रिंज 10 mm विस्थापित हो जाती है। केंद्रीय फ्रिंज का विस्थापन, बहुत सरल सवाल है। केंद्रीय फ्रिंज का विस्थापन कितना है बेटा, x0 बराबर 10 mm, ठीक है। यह यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d बराबर 1.5 mm हो तथा स्लिटों से पर्दे की लंबवत दूरी 1 मीटर हो, कैपिटल A d बराबर 1 मीटर, तो स्लिट की मोटाई ज्ञात कीजिए स्मॉल d। आपको फार्मूला याद होगा, डायरेक्ट इसमें लगा सकते हो। केंद्रीय फ्रिंज का विस्थापन x0 बराबर d अपॉन d n-1 इंटू टी। बहुत रद्दी सवाल आया है 3 नंबर में, इससे सरल पेपर नहीं बन पाएगा। 10 mm 10 गुणा 10 की घात -3 1 मीटर बटा स्मॉल d का मान 1.5 गुणा 10 की घात -3, n का मान 1.5 -1 इंटू टी, ये आएगा 10 की घात -2 बराबर 0.5 गुणा टी बटा 1.5 गुणा 10 की घात -3। ये कैंसिल हो जाएगा, 5 15, तो ये बेटा आ जाएगा टी बराबर 3 गुणा 10 की घात -5 mm मोटी होनी चाहिए वो सीट। ये विस्तार से हमने जब चैप्टर पढ़ाया है तो बताया है, तो उसमें ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। 3 गुणा 10 की घात -5 मीटर बना चुके हो, मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बहुत ज़्यादा सरल है, इसलिए मैं तुरंत देख लेता हूँ, उसमें कुछ लग नहीं रहा है। फिलहाल हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश की क्लास का समय हो चुका है। तो
फिर भी हम जल्दी से बता देते हैं, देखिएगा। एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इस क्वाड्रिलेटरल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस तरह से। इस तरह से 110 वोल्ट, 40 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 20 ओम, और यहाँ लगा हुआ है आपका 60 ओम। और देखो, बस केवल आप नज़रें घुमाओ, भगवान का नाम लो और उत्तर आया। ए व सी के भी। अच्छा, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का धारा नियम क्या है? हम खूब चिल्ला चिल्ला के यूट्यूब चैनल में आपको पढ़ाए हैं वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का धारा नियम। तो आप जानते हैं संधि नियम या धारा नियम वही है। एसी में कितना विभवांतर होगा? मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर हम देखें ये 40, पहले देखो यहाँ से आई करंट चला, वो आई करंट में एक हिस्सा I1 यहाँ गया, एक हिस्सा I2 यहाँ गया, एक हिस्सा I3 यहाँ गया। इसका मतलब ये हो गया कि I1 और I2 ये दोनों समांतर क्रम में है और ये भी समांतर क्रम में है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, ये I2, ये I1 और ये I1 यहाँ चला जाएगा, ये I2 यहाँ चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो ये I3 आ गया और ये समांतर क्रम में हो गया। ये 40, 20, 60 यहाँ से अगर देखें तो ये I1, ये I1, ये 40 और ये 40, 20, 60, इतना 60 ओम हो जाएगा, ये 60 ओम हो जाएगा। तो अगर इस 60 और 60 को हम हल करें, अगर हम इस 60 और 60 को हल करेंगे तो 30 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पर ये I1 और ये I2 दोनों मिल जाएंगे और इसमें करंट आएगा I1 प्लस I2। इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पर जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इसके समांतर क्रम में होगा। होगा कि नहीं होगा? इसके सीरीज में होगा। तो हम कहेंगे 40, 20, 60 और 60 और ये 60, 1/r बराबर 1/60 प्लस 1/60, 30 आ जाएगा। और वो 30 और ये 20 पुनः किस क्रम में होंगे? वो पुनः श्रेणी क्रम में होंगे। तो 30 और 20 मिलकर के 50 बनाएंगे, और वो 50 और ये 40 है ना, वो 50 और ये 40, तो ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। तो अगर ये 40 समांतर क्रम में है और वो इतना हल करने पर जो 50 आया है वो समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है। इसका मतलब 50 ओम में भी क्या वोल्टेज आने वाला है? 110 वोल्ट। तो अगर धारा हम सिर्फ उतने की निकाल लें तो 110/50 11/5, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? 11/5। और वो 11/5 जो करंट है वो 40, 20, 60, 40, 20, 60, देखो 60, 60, इन दोनों में 11/5 यहाँ बट जाएगा। तो 11/10 इसमें जाएगा और 11/10 इसमें भी जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इस 60 ओम में जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा? 11/10 गुणा 60। पता नहीं कौन सा आंसर है इसमें, है कि नहीं है? 6 का अथवा का उत्तर इन्होंने दे रखा है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 66 वोल्ट। मुझे मालूम है अगर आपको नहीं समझ आया तो चिंता बिल्कुल मत करिए, कल हम यहीं से क्लास शुरू करेंगे और इसको भी फिर समझाएंगे। फिर हम समझा भी देते हैं 40, ये 40, 20, 60, 60, 60 समांतर, फिर 30, फिर ये 30 के साथ 20 श्रेणी क्रम में 50, फिर ये 50, 40 समांतर, सब में वोल्टेज फिर 110 हो जाएगा। तो 50 ओम में वोल्टेज 110 हुआ तो करंट निकालेंगे I बराबर V/R, 110/50 11/5। यहाँ 11/5 दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस 40, 20, 60 और 60 बराबर है, यानी इसमें 11/10 एम्पियर करंट गया और 11/10 एम्पियर करंट गया, रेजिस्टेंस दिया है 60, तो V बराबर IR लगा के 66 वोल्ट आंसर आ जाएगा। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।